SRJ हिंदी एकेडमी में आप सबों का सादर अभिनंदन करती हूँ। आज का विषय है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। वैसे शब्द जो सुनने में समान लगते हो परंतु अर्थ में भिन्नता देते हो, वही श्रुति समभिन्नार्थक कहते हैं। तो इसको डिटेल में जानने के लिए चैनल पर बने रहिए, शुरू से अंत तक वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं कुछ अभ्यास देने वाली हूँ जो अभ्यास आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो चलिए पाठ आरंभ करती हूँ और एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। आपने मेरा उत्साह बढ़ाया है, इसके लिए मैं आप लोगों को कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। तो चलिए पाठ प्रारंभ करती हूँ मैं। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द जिसे कहते हैं पेयर्स ऑफ सिमिलर वर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड। पेयर्स ऑफ सिमिलर वर्ड, जहाँ हिंदी भाषा में आपको बहुत सारे शब्द मिलते हैं, अनेकों शब्द मिलते हैं, जहां आपको कठिनाई महसूस होती है। किस समय कठिनाई महसूस होती है? चाहे वह सुनने में, पढ़ने में या लिखते समय भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वही श्रुति समभिन्नार्थक शब्द आपको बताता है कि आप जो सुनते हैं वही लिखते हैं, जो दिखता है वही लिखता है। वही है श्रुति समभिन्नार्थक, जो दिखता है वही लिखता है, जो सुनता है वही लिखता है। तो श्रुति समभिन्न अर्थक, ये चार शब्दों के मेल से बना है। श्रुति, श्रुति यानी सुनना, सम मतलब बराबर, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग अर्थ देने वाला, अर्थक मतलब अर्थ देने वाला। तो यहां देखा आपने चार शब्दों का मिलन है श्रुति समभिन्नार्थक। यानी हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो प्रायः सुनने या पढ़ने में तो समान लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें अंतर हो जाता है, उसमें भिन्नता होती है। वही श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी जो शब्द सुनने में समान लगे, लिखने में उसमें परिवर्तन है परंतु उसके अर्थ में भिन्नता हो, वही श्रुति समभिन्नार्थक कहलाते हैं। इसे हम समुच्चरित भिन्नार्थक भी एक इसका नाम है। इसके अन्य नाम वाले प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं ऑप्शन दिया रहेगा, तो उस समय आपको यह कठिनाई नहीं होगी। आप अपनी कॉपी हमेशा अपने साथ रखिए, रिवीजन के साथ साथ आपका अभ्यास भी होता जाएगा। इसे समुच्चरित भिन्नार्थक, समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। कहीं कहीं किसी किताब में इसे युग्म शब्द भी कहा जाता है। समान प्रतीत होने वाले शब्द, जो शब्द सुनने में समान लोगे परंतु उसके अर्थ में भिन्नता हो, वही कहलाता है श्रुति समभिन्नार्थक। स्पष्ट है? तो समरूपी भिन्नार्थक, समुच्चरित भिन्नार्थक, यही इसके अन्य नाम है। युग्म शब्द भी इसे कहते हैं, कई बुक्स में देखेंगे आप इसे युग्म शब्द। हालांकि युग्म शब्द के लिए थोड़ी सी इसमें इससे डिफरेंस होता है, तो इसे आप इन्हीं दोनों चीज को जानिए, समुच्चरित और समरूपी भिन्नार्थक। इसमें मुख्य बात क्या है? इसमें मुख्य बात यह है जो सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ में भिन्नता हो। सपोज कीजिए कि मैं एक उदाहरण देती हूं, अन्न और अन्न। अगर दूर से आप सुन रहे हो तो आपको ऐसा लगे कि दोनों तो सेम ही बर्तनी लग रही, अन्न और अन्न। लेकिन यहां देखिए, यहां अंतर है, वर्णों का अंतर है। अन्न मतलब दूसरा और अन्न मतलब अनाज। एक उदाहरण देखा आपने, चर्म और चरम। दूसरा उदाहरण देखिए, चर्म और चरम। चर्म कहते हैं चमड़ा को और चरम कहते हैं अंतिम। यहां भी आपने देखा, यहां र जुड़ गया। तो यहां पर जो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूं कि आपके अस्पष्टता हो। जैसे तीसरा उदाहरण देखिए, काट और काठ। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो काट को काट लिख दीजिएगा, काट को काट। तो काट मतलब काटना और काठ मतलब लकड़ी। ठीक है।
अपेक्षा उपेक्षा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अपेक्षा उपेक्षा, किसी से हम अपेक्षा करते हैं, किसी से हम बढ़कर उससे हमारी अपेक्षा होती है। अपेक्षा का अर्थ ही होता है बढ़कर, उपेक्षा मतलब तिरस्कार। ये मैंने 4 उदाहरण इसलिए दिए हैं ताकि आपको स्पष्ट हो। अब दूसरा उदाहरण देखिए, 5वां, जहां मैं शब्द देती हूं ग्रह और गृह। ग्रह और गृह, ग्रह नक्षत्र को कहते हैं और गृह जानते ही आप घर। छठा देखिए, आप कोई एग्जाम्पल लीजिए, नग और नाग। नग, नग कहते हैं नगीना को, और नाग सांप होता है। ठीक है। 7वां उदाहरण मैं 4 एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूं कि आपको आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात जानना है। अली, अली कहते हैं भौरा को, और ये ल दीर्घिकार अली है, वह है सखी। 2-3 बातें मैं बताऊंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, जहां आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। तप और ताप। तप, ताप, तप कहते हैं तपस्या, और ताप मतलब गर्मी। आप देखिए इन उदाहरणों में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर गौर से आप देखिएगा तो क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इन उदाहरणों में एक वर्ण का अंतर आ रहा है, एक वर्ण का अंतर है, और इन उदाहरणों में एक मात्रा का अंतर है। स्पष्ट हुआ? आप ध्यान से देखिए। अन्य, अन्न या की जगह न लग गया यहां, यहां देखिए आप मात्रा का अंतर, ट और ठ में अंतर। चर्म और चरम यहां लग गया, ये ऊ लग गया। यानी ये उदाहरण जो है एक मात्रा, आधा मात्रा वाला भी हो सकता है, एक मात्रा भी वाला हो सकता है, और मात्रा का वर्ण वाला, और यहां देखिए ये मात्रा वाले हैं। इसमें अंतर हो सकता है मात्रा में, आधा वर्ण में, पूरे वर्ण में। तो यहां देखिए मात्रा, ग्रह और गृह, ये मात्रा की पर मात्रा में परिवर्तन है। अली और अली ह्रस्वीकार है, यहां दीर्घिकार है। नग और नाग, यहां मात्रा लग गई, इसमें मात्रा नहीं है। उसी तरह से तप और ताप, यानी श्रुति संभिन्न, इसको नोट कर लीजिए कि ऐसे शब्दों में आधा वर्ण, आधा एक वर्ण या एक ही मात्रा का अंतर होगा। 2 मात्रा कहीं नहीं दिखाई देगा आपको, हर जगह आप एक ही वर्ण और एक ही मात्रा का अंतर होगा। अब आप सवाल पूछेंगे कि आधा वाला तो आपने बताया नहीं, तो देखिए आधा वाले, आधा वर्ण वाले जो संयुक्ताक्षर होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं देती हूं एक शब्द समान। देखिए समान, सामान, सम्मान, सामना, ये 4 शब्द हैं जो उन्हीं श्रुति संभिन्नार्थक है, और सब में किसी में मात्रा है, किसी में आधा वर्ण है, किसी में पूरा वर्ण। देखिए ये यहां पर मात्रा, यहां देखिए आधा वर्ण, यहां देखिए मात्रा। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं आप, आसन और आसन्न। आसन, जहां आधा मात्रा का प्रयोग हुआ है, दोनों संयुक्त। आसन बैठना, और आसन्न मतलब, आसन्न और आसन मतलब, आसन्न मतलब, आसन्न मतलब नजदीक, आसन्न भूत जो कहते हैं, जो पास आना। तो यहां देखा आपने कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों में एक मात्रा, एक वर्ण या आधा जो संयुक्त करते हैं उसका अंतर पाया जाता है, आधा वर्णों का भी अंतर पाया जाता है। तो यह पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैं शब्द देती हूं आपको, अभिराम और अविराम शब्द है, अभिराम और अविराम। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें वर्ण चेंज हो गया है। अभिराम मतलब सुंदर, अविराम मतलब लगातार। ऐसे कई शब्द मिलेंगे, अपना एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप समझ जाइएगा कि इसमें
मात्रा का जोड़ने के लिए प्रयोग करना है इसमें, या वर्णों को अलग करके जानना है। वात, बात, यह भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वात और बात, बात मतलब वार्ता करना और बात मतलब वायु, हवा। ये भी वर्ण संबंधी अशुद्धि है, अशुद्धि नहीं कहेंगे इसे, वर्ण परिवर्तन है इसमें। आंधी और आधी यहां भी है। अणु और अणु, अणु यहां देखिए, अणु और अणु, यह भी देखिए, ये भी अणु, छोटा कण, और अणु मतलब पीछे, ये इसको कहते हैं छोटा कण, इसके अणु मतलब पीछे। तो इस तरह से आप श्रुति सम्बन्धार्थक शब्दों में यह देखेंगे कि जो शब्द सुनने में समान लगे परंतु उसके अर्थ में भिन्नता हो, साथ ही साथ इसमें एक वर्ण, एक मात्रा या संयुक्त वाले जो वर्ण होंगे उसमें अंतर पाया जाता है। ठीक है, अब एक अभ्यास मैंने कहा था आपको शुरू में कि एक अभ्यास मैं देना चाहती हूँ जिसे आप अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ बनाइए। आशा करती हूँ कि आपको यह विषय इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आप अपने रफ वर्क में पूरा कार्य कर रहे होंगे। जहां भी कोई कठिनाई महसूस हो रही होगी कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। विकल्पों से सही शब्द चुनकर, अभ्यास है देखिए, विकल्पों से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। कोई जरूरी नहीं कि चार विकल्प, दो भी विकल्प वाले फिल इन द ब्लैंक्स वाले स्थान हमारे आता है। सही शब्द चुनकर वाक्य। आप जब पढ़ेंगे, एक चीज और रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी आप पढ़िए सही उच्चारण लगाइए। सही उच्चारण जब तक नहीं लगाइएगा तब तक पता चला कि आपकी हिंदी गड़बड़ हो गई है। जैसे मान लीजिए कि मेरी नीयत खराब है, तो नियत मतलब मेरी इच्छा, आज यह काम नियत समय पर करना है मुझे, आज श्रुति सम्बन्धार्थक को नियत समय पर पढ़ाकर खत्म कर देना है। तो नियत और नियत ये उच्चारण पर स्पष्टता होनी चाहिए आपके लेखन या आपके पठन कौशल के लिए। स्पष्ट है? तो अब मैं पहला उदाहरण देती हूँ। तुलसीदास जी ने डैश भाषा में लिखा। ऑप्शन है इसके लिए अवधि और अवधि। दूसरा आप खुद इसको तुरंत बना लीजिएगा। आज सुबह तेज आंधी, सॉरी तेज चली थी। ऑप्शन है आधी आंधी। यहां मात्रा संबंधी परिवर्तन है, यहां भी मात्रा संबंधी परिवर्तन है। तीसरा देखिए, कृष्ण वर्ण के थे। ऑप्शन देखिए शाम और श्याम, यहां वर्ण संबंधी परिवर्तन है। चौथा देखिए, मरीज ठीक नहीं है। दशा और दिशा। पांचवा प्रश्न देखिए, मुझे इमली का पसंद है। विकल्प है अचार, आचार। तो इस तरह से भी सवाल परीक्षा में आते हैं। अब आप वाक्य में प्रयुक्त कीजिए इन शब्दों को, कौन सा विकल्प सही है, फिर आप समझ जाएंगे कि तुलसीदास जी ने अवधि ये एक भाषा है, ये अवधि समय को कहते हैं। तो यहां अवधि हरस विकार वाला प्रयोग तो नहीं होगा, अवधि भाषा में लिखा। आज सुबह तेज आंधी चली थी, आंधी चली थी, तो यहां उच्चारण करके आपको दिखाई दे दिया कि ये मात्रा में परिवर्तन है, पर हमारे लिए देख कहने के लिए एक छोटी सी मात्रा है, पर कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा रोल है उसका अपने वाक्य के साथ, अपने शब्द के साथ। इसी बात को गौर करना है कि देखने के लिए तो आप एक अनुस्वार देख रहे हैं, अंश और अंश, लेकिन उसका रोल कितना बड़ा है, उसकी खूबी कितनी है।
तो अगर आप हिंदी की डॉट को डॉट समझते हैं तो ये आपकी भूल है। हिंदी की बिंदी जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जहां भी लगती है उसका अर्थ निकलता है। ठीक है। कृष्ण डैश वर्ण के थे, शाम और श्याम। शाम मतलब संध्या समय, श्याम मतलब काला, तो यहां श्याम हो गए ना, श्याम वर्ण के थे। मरीज की डैश ठीक नहीं है, दिशा चारों दिशा नहीं, दशा हालत, दिशा चारों दिशाएं, चारों दिशा, और दशा मतलब हालत, तो मरीज की दशा ठीक नहीं है। मुझे इमली का डैश पसंद है, अचार और आचार। आचार व्यवहार, अचार पसंद है ना जो खाते हैं हम, अचार। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने शब्दकोश को बढ़ाइएगा भी, और जब भी प्रयोग करिएगा सोच समझ के प्रयोग करिएगा। बहुत सारे लोग जैसे कढ़ाई को कढ़ाई बोलते हैं, कढ़ाई, अरे कढ़ाई तो अलग चीज है, जो हम कढ़ाई करते हैं, कढ़ाई और कढ़ाई, ये कढ़ाई है जो हम सिलाई बुनाई करते हैं, सुई धागा से सिलाई करते हैं, कढ़ाई। गाड़ी और गाड़ी, बहुत सारे लोगों को उच्चारण में दिक्कत होती है और जिस कारण वो लिखते भी गलत हैं। गाड़ी मतलब कि प्रकार, और गाड़ी मतलब वाहन जो हम यूज करते हैं। तो उच्चारण जो तुतलाते हैं, थोड़ा कुछ बच्चे जो तुतलाते हैं वो देखते हैं अक्सर ही गलत लिखते हैं, तो उनको इस बात की मैं सलाह देती हूँ कि उच्चारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तरंग, तुरंग, तरंग मतलब लहर और तुरंग मतलब घोड़ा, तो थोड़ा सा बोलने में ट्विस्ट हो रहा है लेकिन अर्थ में परिवर्तन हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में जान लिया कि कैसे हम प्रमाण के साथ, आपको बता रही हूं श्रुति सम्भिन्नार्थक में, देखिए प्रमाण के साथ मैं आपको इन उदाहरणों से स्पष्ट कर रही हूं और प्रणाम करके आपको जा रही हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से शुरू से अंत तक देखिए। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। मेरे YouTube चैनल का जो मेल है उस पर मेल कीजिए, या सबसे अच्छा है कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। प्रमाण और प्रणाम। धन्यवाद।